सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे होंडा की बाइक हाइनेस के, उसके 3 मॉडल्स हैं उसके बारे में। और साथ ही साथ में पहले मेरा प्लान नहीं था, पर मैं जो एसडी की एक बाइक रह गई है, क्योंकि मैंने स्क्रैम्बलर का रिव्यू बना दिया है, मैंने एडवेंचर का बना दिया, उनकी जो रोड किंग रह गई थी, नॉट रोड किंग, रोडस्टर, उसके बारे में भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस वीडियो पे। तो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका फैल्कन राइडर्स पे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भैया, ये रिव्यू हर बार की तरह मेरा थोड़ा अलग सा होता है। जैसे कि आप लोगों को पसंद भी आता है कि मैं बाइक लेके उधर उधर घूमने वाला नहीं हूँ, बाइक के बहुत अमेजिंग आपको शॉट्स दिखाने वाला नहीं हूँ। वो इंटरनेट भरा हुआ है उसके लिए। मैं आपको वो कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस जहाँ पे काम आता है, और क्या वो बाइक आपके लिए टूरिंग के लिए, ट्रैवल के लिए और इवन डेली कम्यूट के लिए कितना फ़ायदेमंद है, या उसमें क्या दिक्कतें हैं। तो मैं थोड़ा सा इनसाइट आपको बताऊंगा रादर देन बाइक को उधर से इधर उछाल रहा हूँ, ठीक है। सो होंडा, देखो, होंडा और टोयोटा, ये दोनों ब्रांड आपने ऐसे सुने होंगे ना कि होंडा, टोयोटा, इनका इंजन कभी ख़राब ही नहीं होता, कितना ही चला लो कितना ही चला लो, ये टेंशन नहीं है, अगर आपको पुराना याद हो, जब हीरो और होंडा एक साथ होते तो हीरो होंडा की स्प्लेंडर आती थी उस टाइम पे, अभी भी आती है, पर हीरो होंडा की जो स्प्लेंडर थी ना, मेरे कॉलेज डेज में मेरे दोस्तों के पास होती थी भाई साहब, मतलब चलती रहती थी वो। सर्विस कराओ नहीं कराओ, क्या उसमें दिक्कत आ रही है, इंजन चलता रहेगा और एवरेज भी देता रहेगा, कहीं नहीं जाती थी वो बाइक। ऐसा लगता था कि मतलब बस भगवान भरोसे चल रही है, बस चल रही है, कुछ मत कराओ, बस चलती रहेगी वो, तेल डलवाते रहो और चलाते रहो। सो वो तो बात है कि जब होंडा और हम टोयोटा की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब हम इस बाइक की बात कर रहे हैं होंडा की हाइनेस की, तो ये ऑलरेडी उसके साथ है कि एक होंडा की बाइक है। तो आप ऑलरेडी एक चेकलिस्ट है कि मतलब बाइक है तो बढ़िया होगी। पर नाम का कब तक खाना है, मतलब कब तक, मतलब होंडा के नाम पे आप खाते रहोगे और होंडा की एक ब्रांड पे, बाइक में दम है कि नहीं है। तो सबसे पहले होंडा की हाइनेस की बात करते हैं। मैं पहले इसकी टेस्ट राइड पहले भी ले चुका हूँ एक, और अभी एक टेस्ट राइड लेने चलते हैं इसकी, ठीक है। तो अभी चलते हैं टेस्ट राइड लेने। सो दोस्तों, क्या हाल चाल है। और बेसिकली मैं अभी जा रहा हूँ अपना होंडा की जो हाइनेस है 350, उसकी टेस्ट राइड लेने। और वीडियो शूट करने नहीं देते हैं। एक बार मैं पहले भी उसकी टेस्ट राइड लेके आ चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मेरे को आइडिया है उस बाइक के बारे में। एक बार फिर से मेरे को लगा कि वीडियो बनाने से पहले एक बार और टेस्ट राइड ले ली जाए, थोड़ा और बारीकियों से उसको देख लिया जाए। तो उसी के लिए जा रहा हूँ। तो होंडा जो ये हाइनेस है, ये अपना नॉर्मल होंडा के शोरूम से नहीं बेचती है। बिग विंग नाम से इनका एक चेन है होंडा की, और वहाँ पर ये बिकती है। तो बस वहीं पहुँचने वाला हूँ मैं। सो जैसे कि आपने देखा कि टेस्ट राइड लेने में गया था, पर वहाँ पे ना पिछली बार भी इशू आई थी, वो वीडियो लेने में और टेस्ट राइड में शूट वूट करने में उनको दिक्कत होती है। तो इस बार भी मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, पर तब भी मैंने अच्छे से चला के देख ली बाइक, अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से, मतलब तसल्ली कर ली अपनी। मतलब जो इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए थी, जो मेरे को लगता था कि इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने गैदर कर ली। तो सबसे पहले कुछ ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो हाइनेस में हैं, ठीक है। और साथ साथ स्क्रीन पे प्राइसिंग भी आ जाएगी आपके, जो भी ये मॉडल्स हैं तीनों, और बाइक के बारे में और स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी स्क्रीन पे आपकी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, ठीक है। तो मैंने कुछ फीचर्स हैं जो लिख लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फीचर की बात करते हैं। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच है इसमें, ठीक है। सो उस वजह से एक तो क्लच का जो क्लच है वो काफ़ी स्मूथ है। और प्लस क्या है कि जो स्लिपर क्लच होता है वो बेसिकली क्या होता है कि फटाफट, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप एक गियर से दूसरे गियर में चेंज करते हो तो झटका नहीं लगता है, वो स्मूथली ट्रांजिशन हो जाता है उसका एक गियर से दूसरे गियर में, तो आपको वो झटका नहीं लगता है। या सडनली आप स्पीड पे होते हो और सडनली आपने मतलब 4th गियर पे हो और आपने एकदम से 3rd की जगह 2nd गियर कर दिया, तो वो झटका नहीं लगेगा। स्लिपर क्लच क्या है, उसको स्मूथ कर देता है। तो जो यंग राइडर्स हैं, जो नए राइडर्स हैं, उनको स्लिपर क्लच से काफ़ी फ़ायदा होगा। पर जो एक्सपीरियंस हैं, जो बहुत टाइम से चलाते हैं, वो तो वैसे ही इतने रवा हो गए हैं कि उनको कोई टेंशन नहीं है। मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो वाली बात है। पर जो अपकमिंग है, जो नया सीख रहे हैं या जो पहाड़ों में जाएंगे और पहली बार जा रहे हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको स्लिपर क्लच से। क्योंकि जब आप गियरिंग के इश्यूज़ आएंगे, जब आप पहाड़ों पे चढ़ रहे होगे, उतर रहे होगे, तो वहाँ पे वो काफ़ी स्मूथ कर देगा उसको। उसके बाद इसमें एक फ़ीचर है HSTC। तो ये क्या है कि बेसिकली जो उसका टॉर्क है उसको कंट्रोल करने के लिए ना, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल आपने सुना होगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, उसी तरीके से इसमें भी एक
टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए का एक मैकेनिज्म है कि अगर आप थ्रॉटल एकदम से ज़ोर से खोल दोगे तो आपका जो पीछे वाला टायर है ना वो एकदम से स्पिन नहीं करेगा, तो मतलब उसको कंट्रोल करता है। बेसिकली ये ट्रैक्शन कंट्रोल का एक दूसरा है, मतलब थोड़ा सस्ता जुगाड़ हो गया जो भी है। बेसिकली ये करता है कि आपका जो पीछे वाला टायर है उसको एकदम से स्पिन नहीं होने देता, पर ये आप स्विच ऑफ भी कर सकते हो। तो इसमें फीचर है कि आप इसे स्विच ऑफ कर सकते हो अगर आपको उस टाइप का चलानी है या वीडियो लेना है कि आप थ्रॉटल दे रहे हो और पीछे वाला टायर घूम रहा है, घर धुआं उड़ा रहे हो, तो वो ऑफ भी कर सकते हो आप इसमें। उसके बाद इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग, मैं अब सिर्फ वो फीचर्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे को लगे कि इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा जो सब फीचर्स हैं नॉर्मल वो तो होते ही, जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगे और कॉमनली नहीं होते हैं, जैसे कि इसका तीसरा है वो बैटरी का वोल्टेज मीटर भी है। इसके स्क्रीन पे, डिजिटल स्क्रीन पे आता है वोल्टेज मीटर, जो काफ़ी अच्छा है। जब बैटरी एक टाइम बाद थोड़ी पुरानी हो जाती है तब आपको हमेशा ऐसा रहता है कि यार बैटरी ख़राब तो नहीं हो गई है, या जब आप ठंडी जगहों पे जा रहे हो, बहुत कोल्ड जगहों पे जा रहे हो, तो आपको पता है कि आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है। ठीक है, सो वो इसमें एक है बैटरी, वो अलग से भी आता है बैटरी का वोल्टेज मीटर, आप अलग से भी लगा सकते हो अपनी बाइक्स पे, पर ये इसमें इनबिल्ट है। उसके बाद इसमें गियर पोजीशन आपकी स्क्रीन उस पर आता है, आपके स्पीडोमीटर में जो आपका इंफॉर्मेशन का स्क्रीन है डिजिटल, उसमें आपका गियर इंडिकेटर है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसके बाद इसमें रियल टाइम एवरेज और रियल टाइम माइलेज, और एक मतलब रियल टाइम मतलब कि आप जिस तरीके से चल रहे हो उस टाइम उस कंडीशन में कितना माइलेज दे रही है, और एक एवरेज माइलेज कि आपके पुराने काफ़ी देर से जिस तरीके से आप चला रहे हो उसका एक एवरेज माइलेज, वो दोनों चीज़ डिस्टेंस टू एम्प्टी ये भी इसमें आता है। उसके बाद इसमें ट्यूबलेस टायर्स हैं, और बेसिकली आपका साइड स्टैंड का इंजन कट ऑफ है कि अगर आपका साइड स्टैंड नीचे हो रखा है, आपने उसको ऊपर नहीं करा है और आप इंजन स्टार्ट करोगे तो इंजन बंद हो जाएगा, तो आपको साइड स्टैंड ऊपर करना पड़ेगा। दैट इज़ अ वेरी गुड और सेफ्टी फीचर है जो इसमें है। सो ये वो कुछ फीचर्स हैं जो मेरे को लगा कि मेरे को आपको बताने चाहिए जिस बाइक के बारे में, जो काफ़ी सही हैं। बाकी तो बाइक सही बताऊँ, जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है जो मैंने देखा हाइनेस की, वो एकदम परफेक्ट है। मतलब जिसकी बैजिंग है जहाँ पे वो हाइनेस लिखा हुआ है, एवरीथिंग वो मतलब एम्बलम टाइप का है और वो बहुत ही सही है। सो बिल्ड क्वालिटी, पेंट जॉब इज़ लाइक अमेजिंग। चाहे आप कुछ भी चीज़ का हो, चाहे पेंट वर्क है, चाहे उसकी छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी बोल्ट्स हैं, सब कुछ है। सो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी जो मेरे को लगी। ठीक है, अब फटाफट इसके 3 मॉडल्स की बात करते हैं। एक इसमें नॉर्मल है, डिलक्स है, एक डिलक्स प्रो है और एक आरएस है। सो डिलक्स और डिलक्स प्रो में जो बेसिकली अंतर है कि जो प्रो है उसमें आपके 2 हॉर्न आते हैं। पता नहीं मतलब ये कौन सी दुनिया का एक फीचर है कि उसमें एक हॉर्न आता है और इसमें 2 सेट ऑफ हॉर्न्स हैं, मतलब व्हाटएवर। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, इसमें डुअल टोन का पेंट जॉब आता है और उसमें सिंगल का है। और इसमें जो तीसरी चीज़ है जो आपके प्रो में है, उसमें है मोबाइल की कनेक्टिविटी। तो इसमें बेसिकली आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो और उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे बटन्स हैं आपके हैंडल पे, उससे आप कॉल पिक कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो, और आप अपना म्यूज़िक को, गानों को आगे बढ़ाना, पीछे करना, वो सब छोटे मोटे फीचर्स कर सकते हो आप। ठीक है, उसमें ये कनेक्टिविटी है जो प्रो में है। सो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जो डिलक्स से ज़्यादा है। उसके बाद जो तीसरा मॉडल है, जो आरएस मॉडल है इसका, उस आरएस मॉडल्स में भी आई थिंक जो प्रो है उसमें 3 कलर हैं, और जो नॉर्मल है उसमें भी 3 कलर हैं, और जो आरएस है उसमें भी आई थिंक 3 कलर हैं। तो येलो वाला है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सो आरएस में क्या है, बेसिकली फीचर्स कम किए हैं इन्होंने। ठीक है, फीचर्स कम किए हैं। जो डिलक्स प्रो, इसमें भी जो येलो वाला है वो थोड़ा सा महंगा है, आई थिंक 700 या 1000 रुपये महंगा है नॉर्मल प्रो से। और जो आरएस में एक रेड वाला है कलर, वो आपके प्रो के बराबर ही है। सो प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है प्रो में और आरएस में, पर फीचर्स कम है आरएस में। इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी हटा दी है। उसके बाद एक यूएसबी चार्जर है जो आता है प्रो में, वो इसमें यूएसबी चार्जर भी नहीं है। उसके बाद इसमें आपका ये 2 चीज़ें हटा दी हैं। थोड़ा हैंडल का अंतर है, जो आपका प्रो है उसका हैंडल थोड़ा सा वाइड है और जो आरएस है उसका हैंडल थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, उसके बाद इसने वापस एक हॉर्न कर दिया जो उसमें 2 हॉर्न थे, तो इसमें फीचर्स कम कर दिए। पर बेसिकली जो इसका टायर साइज़ है उसमें मेरे को लगता है दैट्स वाई जो कॉस्ट बराबर आ गई। उसमें जो आपका डिलक्स और डिलक्स प्रो है उसमें जो टायर का साइज़ है वो आगे का 18 इंच का रिम है और पीछे का 17 इंच का, नहीं पीछे का, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। और जो आरएस है उसमें 19 इंच फ्रंट है और 17 इंच पीछे का है, और जो पीछे वाला टायर है उसकी जो विड्थ है वो 150 है, और जो डिलक्स प्रो और डिलक्स है उसमें 130 के साइज़ की विड्थ है।
तो टायर इसका चौड़ा है, प्लस जो इसके टायर जो इसमें लगे हुए हैं आर एस में वो हाई क्वालिटी मतलब बेटर क्वालिटी के टायर्स हैं इन कंपेयर टू जो आपके प्रो में हैं और नॉर्मल में हैं, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया मेन। और जो आर एस है उसकी बेसिकली जो सीट भी है वो भी थोड़ी सी अच्छी है, और जो इसकी टेल है, टेल साइड जो जहाँ पे पीछे वाली लाइट है वो प्लास्टिक में दिया है, प्लास्टिक के ऊपर आपकी लाइट्स माउंटेड हैं, पर जो डिलक्स है उसमें सब मेटल है। हाँ ये भी एक चीज़ है, उसमें सब मेटल है, इसमें प्लास्टिक है, पर स्टिल ये बराबर रेट की है। तो उसमें पीछे वाली जो यूनिट है जो आपकी टेल लाइट होती है वो मेटल की है, इसमें आपका प्लास्टिक दिया है। पर ये थोड़ी सी ज़्यादा कैफे रेसर टाइप है, थोड़ी ज़्यादा स्क्रैम्बलर टाइप मैं कहूँगा जो आर एस वाली है, क्योंकि 1917 का सेटअप है, तो मोर टुवर्ड्स अ स्क्रैम्बलर। और जो आपकी प्रो है वो मोर ऑफ अ टूरर, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है, अगर थिन लाइन है। अब उसके बाद बात करते हैं कि बेसिकली जो मैंने टेस्ट राइड ली उसके बारे में बात करता हूँ। देखो टेस्ट राइड देखे ना, मेरे को एक चीज़ तो हो गई कि अगर आप इसके थोड़े इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि इसमें सिर्फ आई थिंक जो इंजन है वो 350 सीसी के करीब का इंजन है, और जहाँ पे ये करीबन 20-21 bhp का पावर देती है, और जो 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है वो 3000 आरपीएम पे देती है, जो बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है इन टर्म्स ऑफ पुलिंग पावर। अगर आप पहाड़ों वाड़ों में ख़राब रास्ते में होते, बड़ा अच्छा स्पेक्स हैं ये। तो मेरे को ऐसा लग रहा था टेस्ट राइड लेने से पहले कि यार 3000 आरपीएम बड़ा कम बैंड है, मतलब पता है बड़ा कम बैंड है, बार बार जल्दी जल्दी गियर बदलने पड़ेंगे, और टॉर्क भी काफ़ी है। आई थिंक उसी वजह से इसमें टॉर्क कंट्रोल वो दे रखा है फीचर, ये जिससे कि आपका टायर एकदम स्पिन ना हो, क्योंकि बहुत हैवी टॉर्क है मतलब, और बहुत कम आरपीएम पे है, तो एकदम से आपको मिलेगा। उसके बाद मैं गया टेस्ट राइड पे। टेस्ट राइड पे मैंने चलाई, पर सच बताऊँ मेरे को जो सबसे पहले जो मैंने पहले वाली टेस्ट राइड ली थी और ये वाली टेस्ट राइड, आवाज़ इसकी इतनी अमेजिंग आवाज़ है ना, इतनी अमेजिंग आवाज़ है कि क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब मज़ा आ रहा था, मतलब म्यूज़िक सा लग रहा था, मतलब ऑनेस्टली मेरे को, मतलब मैं बुलेट की आवाज़, लोग बड़े फ़ैन है बुलेट की आवाज़ के, पर इसकी आवाज़ तो सुरीली थी, मतलब मज़ा आ गया। मतलब वो ग्रंटनेस भी थी कि कोई आप चला रहे हो रेट्रो टाइप बाइक चला रहे हो, और स्मूथनेस भी थी आवाज़ में, तो मेरे को आवाज़ तो बहुत ही अच्छी लगी। प्लस इसके गियर रेशो लग रहे थे ऑन पेपर की मतलब बहुत शॉर्ट हो गए, पर सही बताऊँ मैं सेकेंड गियर पर आराम से चला गया था 70 के करीब पे, और थर्ड गियर पे तो मैं ऑलमोस्ट 100 टच कर गया था, और वाइब्रेशंस भी बहुत कम थी। इट्स जस्ट कि जब आप आरपीएम के बिल्कुल हाई लेवल पे, वो हाई लेवल पे जहाँ पे आपका बैंड खत्म होने वाला था, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हैंडल बार्स पे आरपीएम मतलब वाइब्रेशंस आएंगे, पर वो नॉर्मल है, वो ऑलमोस्ट किसी भी बाइक में आते हैं। पर उसके अलावा मेरे को गियर रेशियोज बहुत सही लगे, और मेरे को लगता है कि इसमें भले ही 5 गियर हैं, 6 गियर नहीं है। यहाँ पे मैं अभी रोडस्टर की बात करूँगा जो ESD की है, जिसमें 6 गियर्स हैं, पर 5 गियर भी मेरे को ऐसा लगा कि 100 के करीब पे ना, 100-105 के करीब पे आप आराम से इस बाइक को क्रूज़ कर सकते हो पूरे दिन, और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सो मेरे को चलाने में और इसका जो पिकअप है और एवरीथिंग, आई वाज लाइक कम्प्लीटली ब्लोन अवे, और मेरे को बहुत सही लगा। आई वाज लाइक टोटली इन लव, कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को, और राइडिंग का जो पोस्चर था वो भी अच्छा था, पुलिंग पावर थी, बढ़िया पुलिंग पावर थी, और आवाज़ के साथ, अच्छी आवाज़ के साथ, तो दैट इज़ लाइक अ बिग प्लस जो मेरे को लगा इस बाइक में। अब जैसे इसका जो है वो 20 bhp है, 5500 आरपीएम पे दे देती है, और 30 न्यूटन मीटर टॉर्क जो 3000 आरपीएम पे दे देती है। सो स्पेक्स के हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा था कि 5500 आरपीएम का बहुत लंबा बैंड नहीं है, इस जस्ट 6500-7000 तक जाते हैं जैसे ESD की बाइक्स हैं, पर स्टिल मेरे को लगा कि बहुत सही है। आई थिंक जो इसका कर्व है, पावर कर्व जो होता है वो एकदम से स्टार्ट होता है टॉर्क का, और 3000 में पूरे में रहता है। तो उस नोट पे मैं कहूँगा कि बाइक वॉज लाइक रियली लव, और मज़ा आ गया। सो ये रही हाइनेस की बात। हाइनेस के बाद मैं गया बाइक वापस गया फटाफट, वहाँ से मैं निकला और मैं गया अपनी जावा की रोडस्टर चलाने। मैंने कहा अभी ये चलाई है, उसे भी चला के देखता हूँ। सही बताऊँ, मैंने रोडस्टर चलाई, थोड़ा टेस्ट राइड लेकर आया, और पहले आप कुछ फ़ोटोज़ देख लो, कुछ स्पेक्स देख लो इस बाइक के बारे में।
सो मैंने जो जब राइड करी, पर सच बताऊं कि जो उसकी स्क्रैम्बलर है एसडी की, आई थिंक स्क्रैम्बलर विल बी अ मोर बेटर कंपटीशन टू जो हाइनेस की आरएस है, बिकॉज फॉर वन रीज़न की जो टायर का सेटअप है और जो आपकी डिलक्स है प्रो, वो आई थिंक कि आप रोडस्टर से कर सकते हो, पर स्टिल थोड़ा सा अंतर है दोनों की स्टाइलिंग में, पर स्टिल। पर एनीवे तो मैंने चलाई, मेरे को तीनों में से जो एसडी के एडवेंचर, स्क्रैम्बलर और जो रोडस्टर है, मेरे को रोडस्टर ही सही बताऊँ मेरी पर्सनल है कि मेरे को इन तीनों में सबसे कम अच्छी मेरे को रोडस्टर लगी, मतलब ये मेरा पर्सनल है, मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीवन। उसके बाद जो मेरे को लगा कि अगर मैं इन दोनों बाइक के बारे में बात करूं कि जो मेरे को क्लच लगा, जो एसडी का बाइक में जो क्लच है वो थोड़ा हैवियर साइड पे है, मतलब कंपेयर टू जो हाइनेस का है, इसका क्लच काफ़ी स्मूदर साइड है, उसका थोड़ा सा हार्ड साइज पे है। पर एसडी में आपको लिक्विड कूल मिलता है और हाइनेस में आपको लिक्विड कूल नहीं मिलता है, विच जो मैंने आपको स्क्रैम्बलर और पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन करा है कि उसका क्या फ़ायदा है कि जब हवा चल रही है, नॉर्मल हाईवे पे चल रहे हो तब तो सब ठीक है, पर जब आप ख़राब रास्तों पे हो, फर्स्ट गियर पे ज़्यादा चल रहे हो या ट्रैफिक में हो बिल्कुल, और फर्स्ट गियर ही चल रहा है, हीट अप हो रहा है, हवा आ नहीं रही है, एयर कूल्ड इंजन है तो हवा चाहिए, तो वहाँ पे क्या है कि जो लिक्विड कूल्ड है वो काफ़ी काम आ जाता है। सो ये एक चीज़ है, इसमें 6 गियर है, 6 गियर हैं, लिक्विड कूल्ड है और पावर ज़्यादा है, करीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 bhp 9 bhp ज़्यादा है। सो इफ़ यू आर दैट पर्सन की जो अगर होंडा की बाइक है और अगर जैसे आपको ऐसी बाइक चाहिए जो ज़्यादा जल्दी आगे निकल जाए, मतलब आगे रहे, आप उस टाइप के बंदे हो, तो ये पावर आपके काम की चीज़ है। पर जो ड्राइव क्वालिटी थी, जो राइड क्वालिटी थी, मतलब वो नेचुरली होंडा की मच बेटर थी कंपेयर टू जो मैंने रोडस्टर चलाई। स्क्रैम्बलर की अच्छी थी, पर रोडस्टर की जो मैंने फील करी वो सीरियसली जब मैंने होंडा की चलाई तो काफ़ी अंतर है, पर नेचुरली पावर कम है, 5 गियर हैं जो मेरे को लगा कि इनफ है, पर स्टिल। उसके अलावा दोनों का वेट, जो रोडस्टर है और इसका वेट भी अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही है, 186 के आसपास है। उसके बाद सीट हाइट भी आई थिंक जो एसडी है उसमें 790 है रोडस्टर में और इसमें 800 है। उसके अलावा एसडी में आपको 12.5 लीटर की टंकी मिलेगी रोडस्टर में, और इसमें आपको 15 लीटर की टंकी मिलेगी, पर अगर आप स्क्रैम्बलर से कंपेयर कर रहे हो तो टंकी बराबर ही है, एवरेज भी अप्रॉक्सीमेटली दोनों बाइक का सेम ही है। उसके बाद अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एसडी में ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, 175 है जो मैंने देखा पढ़ा, और जो आपकी हाइनेस है उसमें 166 है, जो बहुत ज़्यादा मेक और ब्रेक का डिफरेंस नहीं है, पर स्टिल डिफरेंस है। उसके बाद इसमें आपका जैसे बाकी तो ये इसमें राइडिंग मोड्स हैं जो आप एबीएस का मैंने आपको बताया था, इसमें एसडी में रेन है, नॉर्मल है और सिटी है, मतलब ऑफ रोड है, सॉरी ऑफ रोड में क्या है कि पीछे वाला एबीएस बंद कर देगा, रेन में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, नॉर्मल में दोनों नॉर्मल एबीएस की तरह काम करेंगे। सो अब आते हैं मुद्दे पे। सो बेसिकली सही बताऊं, ओवरऑल जो पैकेज मेरे को लगा कि वो होंडा का मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा लगा। सो ओवरऑल जो मेरे को पैकेज लगा वो मेरे को होंडा का ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू एसडी का जो रोडस्टर है। पर अगर आप स्क्रैम्बलर की बात करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे तब मेरे को लगता है कि थोड़ी टफ फाइट है। और उसके अलावा क्या मतलब आवाज़ भी होंडा की जो इसकी आवाज़ थी मेरे को बहुत सही लगी। अगर आपको वो रेट्रो स्टाइल चाहिए तो इसमें वो चीज़ है। प्राइसिंग भी आपके सामने आ चुकी है, मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में, और इतना मेक और ब्रेक है। प्लस जो आरएस है होंडा की 350 जो आरएस है उसमें नीचे क्या है, सम गार्ड भी दे रखा है, इंजन के नीचे सम गार्ड है जो डिलक्स प्रो में और डिलक्स में नहीं आता है, पर वो आप सम गार्ड उसमें भी लगा सकते हो। उसके बाद जो आपका आरएस में आता है वो आपके जो फ्रंट के जो शॉकर हैं, शॉकर का कवर्स हैं, रबर के जो कवर्स हैं, जो बहुत काम की चीज़ें हैं, खासतौर से धूल धक्कड़ जब होता है तो उस धूल धक्कड़ की वजह से जब शॉकर पे लगता है ना तो ऑयल सील टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। मैंने अभी अपनी वर्सेस में भी चढ़ाई है वो इसी वजह से। सो वो इसमें आरएस में है पर डिलक्स प्रो में और डिलक्स में नहीं है, पर क्योंकि आरएस में है तो आप वो उसमें लगवा सकते हो, तो वो ऑप्शन है, ठीक है। एसडी में ये आती है लगी हुई। बाकी एट द एंड मैं बोलूँगा कि आप दोनों बाइक खुद चलाओ, खुद फील करो, खुद महसूस करो। मेरे को जो मैंने महसूस करा वो मैंने आपको बताया, और या दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द कोई और भी वीडियो लेकर आऊँगा। वहाँ पे मैंने CBR 300 भी देखी जो देखने में बड़ी कड़क थी, मस्त थी और सुपरस्टार सी लग रही थी, पर या अगर मौका मिला तो उसका भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।